अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2, सही है। और जिसमें हमने, अल्लाह आपका भला करे, कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बारे में तक कर लिया था। मिरर वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था। कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके लिए रूल्स क्या होते हैं, वो देख लिए थे। आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे स्फेरिकल मिरर इक्वेशन से, सही है। तो स्फेरिकल मिरर इक्वेशन हमारे पास होती है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, सही है। अब ये p और q क्या है, f तो हमारे पास फोकल लेंथ होता है। जैसे हमने देखा था कॉनकेव मिरर, ये हम बना लेते हैं जो कि बाहर से डार्क होता है, अंदर से शाइनी होता है, सही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये आ गया प्रिंसिपल फोकस, यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सही है। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की है। मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट का ए बी, और ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट होते हैं इसको कहते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है, एच ओ से जाहिर करते हैं। अब इसका जो इमेज हम बनाएंगे वो कुछ यूं बनाएंगे कि भाई अगर पैरेलल गया है तो प्रिंसिपल फोकस से होता आएगा, और अगर प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है तो पैरेलल जाएगा, सही है। तो यहाँ पे देखने को हमें क्या मिल रहा है कि भाई इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन रहा है, सही है। इस इमेज को हम ए डैश बी डैश नाम दे देते हैं, और इस इमेज की हाइट को हम कहते हैं हाइट ऑफ इमेज, सही है। अच्छा, जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है कि भाई जो हमारे पास प्रिंसिपल फोकस होता है, इससे लेकर हमारे पास ये जो मिरर का पोल है, ये जो पोल होता है, इसका भी एक लाइन ऐसे बना देते हैं, सही है। तो ये फोकस से लेकर पोल तक का डिस्टेंस ये हमारे पास कहलाता है फोकल लेंथ, सही है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस ये हमारे पास कहलाता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसको हम p से जाहिर करते हैं। और इमेज से लेकर पोल तक ये हमारे पास कहलाता है इमेज का डिस्टेंस, जिसको हम q से जाहिर करते हैं, सही है। तो इसी के बारे में फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसकी डेरिवेशन हमारे बुक में नहीं है तो वो हम नहीं देखेंगे। अगर डेरिवेशन होती, इस फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है, लेकिन वो जो पुरानी बुक थी उसमें डेरिवेशन थी, इस नई वाली बुक में इसकी डेरिवेशन नहीं है। तो इसी वजह से हम इसकी डेरिवेशन पे फोकस नहीं करेंगे, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो ये फॉर्मूला जिसके हवाले से हमने ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, इसको जरा देख लेते हैं कि भाई अ कनकेव मिरर फॉर्म्स अ। अच्छा, एक और चीज बतानी थी आपको कि भाई इसमें f को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, और q को कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेना है, सही है। तो अगर आप देखते हो कि आपके पास इमेज जो है, इमेज क्या है, रियल इमेज है। रियल इमेज आने पर आप लोगे q पॉजिटिव, q कैसा होगा आपका पॉजिटिव। लेकिन वर्चुअल इमेज आने पर आपके पास q होगा नेगेटिव, सही है। q आपके पास कैसा होगा नेगेटिव। ये चीजें हमने डिस्कस की थी कि भाई रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है, सही है। अच्छा भाई, तो ये रियल इमेज वर्चुअल इमेज ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से आपके पास फोकल लेंथ के बारे में होता है कि अगर आपके पास मिरर कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, जिसकी इमेज फॉर्मेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर तो मिरर कॉनकेव है तो आपका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपके पास मिरर कॉन्वेक्स है, मिरर क्या आ रहा है, कॉन्वेक्स आ रहा है, तो आपके पास जो इसका फोकल लेंथ आ रहा होगा वो नेगेटिव आ रहा होगा, माइनस में आ रहा होगा, सही है। तो ये साइन कन्वेंशंस कुछ याद कर लेनी है, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो जरा इस न्यूमेरिकल के थ्रू समझ लो। भाई देखा, लिखा हुआ है ये न्यूमेरिकल कि अ कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज एट 25.0 सेंटीमीटर। ये देखो भाई, ये किसका डिस्टेंस दिया हुआ है, अ कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज एट 25.0 सेंटीमीटर। इमेज एट 25.0 सेंटीमीटर, यानी इमेज का डिस्टेंस है, तो इमेज का डिस्टेंस क्या कहलाता है, क्यू कहलाता है। तो ये आ गया क्यू इक्वल टू 25.0 सेंटीमीटर। अच्छा,
ये क्यू प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, वो ये डिसाइड करेगा कि रियल है या वर्चुअल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रियल इमेज है, तो रियल इमेज है तो क्यू प्लस में आएगा, सही है। इसी तरह से फ्रॉम द मिरर सरफेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज एट अ 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे जाहिर करेंगे, पी से। कितने डिस्टेंस पे, 10.0 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर, तो फोकल लेंथ यानी एफ मालूम करना है। अच्छा, ये हमारे पास बन गया डेटा। अब मुझे बताओ भाई जरा फोकल लेंथ इसका प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कॉनकेव मिरर की बात की जा रही है तो फोकल लेंथ प्लस में आएगा। जरा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/f इक्वल टू 1/p यानी 1/10 प्लस 1/25 यानी 1/q, मतलब q की जगह आ जाएगा 25। 10 और 25 का एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेना तो आता ही होगा आप लोगों को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 10, 5 5 25, 2 1 2, 5 as it is, 5 1 5। तो एलसीएम क्या है हमारे पास, 5 2 10 और 10 5 50। तो 50 हमारे पास एलसीएम निकल के आया। तो ये आपको पता है बचपन में सीखे कि भाई एलसीएम जो आता है हमारे पास, तो ऐसी बड़ी लाइन लगा के हम उसको नीचे लिख लेते हैं और ये जो दोनों फ्रैक्शन है इसको बारी बारी मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे 1/10 है, इसको पहले एलसीएम से मल्टीप्लाई कराओ। एलसीएम क्या है 50, तो 0 से 0 कटेगा तो क्या बचा ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5। ऊपर की वैल्यूज लिखने के लिए हम ये सिस्टम करते हैं कि भाई जो एलसीएम होता है उनको दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 10 से जब ये कटेगा तो 5 बचेगा और फिर 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 5 आ जाएगा। फिर जो साइन है वो साइन एज इट इज आ जाएगा। फिर इस 1/25 के फ्रैक्शन को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई कराना है, जो भी एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कराना है। तो 25 1 25, 25 2 50, तो 1 2 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, सही है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 + 2 = 7/50, सही है। ये आ गया 1/f = 7/50। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है भाई इस साइड को मैं अगर पलटूंगा तो इस साइड को भी पलट दूंगा, यानी 1/f को अगर मैं f/1 कर दूं तो मुझे 7/50 को 50/7 करना पड़ेगा, सही है। इस साइड को अगर आप उल्टा करते हो तो इस साइड को भी आपको उल्टा करना पड़ेगा। नीचे 1 हम लिखते नहीं है। अब इस 7 को 50 से डिवाइड करा दो तो आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 तो 49, बचा क्या 1, तो आ जाएगा 0 लगाएंगे तो 7 1 7, यहाँ पे क्या बचा 3, तो 3 के साथ 0 लगाएंगे 7 4 28, यहाँ पे क्या बचा 2, तो फिर से 7 2 मतलब इसका आंसर यही रहने दो, 7.14 तक रहने दो, सही है 7.14। अच्छा, ये दोनों सेंटीमीटर में थे तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। और आप देख सकते हो कि फोकल लेंथ के साथ माइनस का साइन नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये मिरर कौन सा था, कॉनकेव मिरर था। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो फोकल लेंथ के साथ लाजमी माइनस का साइन आ जाता। तो चलिए अभी अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई बेंडिंग इफेक्ट आता है हमारे पास, सही है। तो लाइट में भी क्या होता है हमारे पास, जब बेंडिंग इफेक्ट आता है तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ लिखा है द बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सही है। कि जब लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाए, थोड़ी सी मुड़ जाए किस चीज पर, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जाने से लाइट अगर थोड़ी सी मुड़ जाए तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सही है। इसको हम यहाँ पे जरा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे कि जो लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, सही है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब।
सही है। इसके चारों कोनों को मैंने नाम दे दिया। क्या नाम दिया भाई? P Q R S। सही है। मान लो मैंने इसके चारों कोनों को नाम दिया P Q R S। सही है। ये जो ग्लास स्लैब है ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम, यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा है। और जहां से लाइट रे आ रही है बाहर से, ये हमारे पास रेयर मीडियम है। यानी मान लो ये हवा से ये लाइट रे आ रही है, एयर में से आ रही है, तो एयर इस ग्लास स्लैब के मुकाबले में रेयर है, यानी इस एयर की डेंसिटी इस ग्लास स्लैब के मुकाबले में कम है। तो जैसे कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने देखा, जिसमें हम एक नॉर्मल बनाते थे। नॉर्मल क्या होता है? किसी भी मीडियम के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, वो उसके लिए क्या है? नॉर्मल है। सही है। तो इसको हम जरा अंदर तक लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है वो अंदर पेनिट्रेट करेगी। मान लो ये लाइट यहाँ पे ऐसे आई, कैसे आई? ऐसे आ गई। ये हमारे पास एक नॉर्मल है। सही है। और यहाँ इस पॉइंट पे टकराए, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O, और इस रे जो आ रही है इसको मैंने नाम दे दिया A, तो यानी ये रे हो गई AO। सही है। और इस पॉइंट O पे टकराई, और यहाँ पे टकराने के बाद थोड़ी सी ऐसे बेंड हो गई। क्या हो गई हमारे पास? ये बेंड हो गई। अब जब ये बेंड हुई, क्या हो गई भाई? बेंड हुई। तो डायरेक्शन तो इसकी वही है, लेकिन इसका एंगल क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले इसका नॉर्मल के साथ एंगल ये था, इस एंगल को मैंने एंगल I नाम दे दिया। अब इसका नॉर्मल के साथ एंगल ये, इसको मैं एंगल R नाम दे देता हूँ। यही चीज हमने यहाँ पे भी लिखी है। अ रे AO इंटर्स द सरफेस PQ सरफेस में इंटर करती है OA वाली रे विद एन एंगल I के साथ। एंगल I बनाते हुए ये OA जो रे है ये PQ सरफेस में अंदर जाती है, एंड टेक्स अ लिटिल बेंड, और थोड़ी सी क्या हो जाती है? मुड़ जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल विद एन एंगल R। नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है और एंगल बनाते हुए, जो कि एंगल है एंगल R। सही है। अब ये इस रे को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, और चूंकि अब ये अंदर आ चुकी है, तो यहाँ पे A के बजाय हम पॉइंट को नाम दे देते B नाम दे देते, मान लो। सही है। यहाँ पे मान लो इस पॉइंट को मैंने B नाम दे दिया। अब इस रे का नाम है B, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C। सही है। इस पॉइंट को C नाम दे देते, हाँ। या फिर अल्लाह आपका भला करे, नहीं, इस पॉइंट को B नाम दे दिया। सही है। इस पॉइंट पे एक और नॉर्मल बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइट रे आके टकराई है, इस पॉइंट पे हम एक और नॉर्मल बनाएंगे। सही है। किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे ये रिफ्रैक्टेड रे जो है आके टकराती है, तो इस पॉइंट पे एक और नॉर्मल बनाया, और इस पॉइंट को नाम दिया B। अब इस रे का नाम हो गया OB। तो ये जो रे OB जो इस पॉइंट से टकराती है, तो ये एंगल बनाते हुए टकराती है, और उस एंगल को हमने नाम दे दिया एंगल R डैश। सही है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल R डैश, और जब वापस निकलेगी तो ये फिर से मुड़ जाएगी ऐसे। कैसे मुड़ेगी? जब वापस निकलेगी, अच्छा देखो भाई, जब रेयर से डेंसर की तरफ आ रही थी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ी, तो अब जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी। सही है। तो इस बात को जरा गौर से देखो। जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ये देखा कि भाई जब रेयर मीडियम से लाइट रे डेंसर मीडियम में आ रही थी, तो ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। लेकिन जब डेंसर मीडियम से वापस रेयर मीडियम में जा रही थी, तो ये लाइट नॉर्मल से अवे मुड़ गई, यानी नॉर्मल से दूर हो गई। सही है। अब ये जो नॉर्मल से दूर जिस एंगल से होते हैं, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल E। सही है। क्योंकि और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C। तो ये रे हमारे पास बन जाती है BC, और ये जो BC रे है ये कहलाती है इमर्जिंग रे। सही है। यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, द रिफ्रैक्टेड रे OB पास थ्रू द फेस SR। जो OB रे है, यानी O से लेकर B तक की जो रे है, ये SR के फेस से, यानी ये वाला फेस जो है
इससे पास करती है विद एन एंगल आर डैश, एंगल आर डैश बनाते हुए पास करती है, और डेविएट्स यानी दूर चली जाती है फ्रॉम द नॉर्मल से दूर चली जाती है विद एन एंगल ई। सही है, तो नॉर्मल से कितना दूर चली गई है, एंगल ई जितना दूर चली गई है। सही है, अब जो बाहर रे जो निकलती है बीसी जो रे है वो बाहर निकलने वाली रे, इसीलिए इसको हम कहते हैं इमर्जिंग रे। जो इमर्जिंग रे वो कौन सी है, बीसी। सही है, इस पैरेलल टू द रे एओ। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर इस रे को मैं बिना मुड़े हुए ऐसे आगे लेके जाऊं, ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो आप देखोगे कि भाई ये जो ओ ए वाली रे है, सही है, ये ओ ए वाली रे और ये बी सी वाली रे, ये आपस में दोनों एक दूसरे के क्या पैरेलल है। ये ओ ए वाली रे को अगर मैं बिना मुड़े आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, तो ये जो बी सी वाली रे और ये ओ ए वाली रे, ये दोनों आपस में आपको क्या नजर आएंगी, पैरेलल नजर आएंगी। लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि ये अपने रास्ते से थोड़ा दूर चली गई है, यानी इसका रास्ता असल में ये होना चाहिए था, लेकिन रास्ता अब इसका ये हो गया है। तो इसी रास्ते के चेंज करने को हम कहते हैं लेटरली डिस्प्लेस्ड, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। सही है कि भाई जब अगर डायरेक्शन सेम है लेकिन थोड़ा सा अपने रास्ते से हट गई है, तो इस ऐसे हटने को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सही है, तो ये इसकी डायग्राम है, ये इसकी हमने वर्किंग लिखी है। अब जरा आप इसके कंक्लूजन को देखो। कंक्लूजन में क्या है कि हमने देखा क्या 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 बातें हमने ऑब्जर्व की। हमने ये बात ऑब्जर्व की, अगर आप देखो तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो रेयर मीडियम में जो नॉर्मल है वही नॉर्मल डेंसर मीडियम में भी है। अगर आप देखो कि जैसे ये ओ ए रे जब डेंसर मीडियम में गई तो ये बेंड हो गई, तो नॉर्मल जब बाहर से अंदर गया तो ये बेंड नहीं हुआ। यानी जैसे नॉर्मल जैसे ही बाहर होता ही है वैसे ही अंदर होता है। ये नहीं है कि भाई जब अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में नॉर्मल आएगा तो वो नॉर्मल बेंड हो जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई नॉर्मल कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो हमने ये देखा कि भाई हम जब लाइट रे को 90 डिग्री पे भेजते हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, तो वो क्या होती है भाई, डेविएट नहीं होती, यानी बेंड नहीं होती, यानी रिफ्रैक्शन शो नहीं करती। इसीलिए यहाँ आप देख सकते हो कि भाई जो नॉर्मल जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है। ये नहीं है कि भाई इस तरह से अगर मैं कह दूं कि ये नॉर्मल बाहर ऐसे था अब ये ऐसे हो गया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से नॉर्मल सेम है, अपना रास्ता चेंज नहीं कर रहा। और हमने जब देखा कि भाई 90 डिग्री से हम लाइट रे को डालते हैं तो वो बेंड नहीं होती। तो इसलिए एक कंक्लूजन जो हमारा निकला वो क्या है, अरे परपेंडिकुलर टू ग्लास स्लैब, यानी वो रे जो ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर होगी वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी। However, its speed changes according to medium. हाँ, इसकी स्पीड चेंज हो सकती है लेकिन ये रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगी, यानी रिफ्रैक्ट नहीं होगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। देखो भाई, किसी भी रे के साथ 4 चीजें होती हैं। एक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, किसी भी रे की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक उसकी वेवलेंथ होती है, एक उसका स्पीड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। सही है, तो आमतौर पर जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें हमारे पास ये तीनों चीजें चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज। सही है, आमतौर पर जो रिफ्रैक्शन होती है उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन वेवलेंथ, स्पीड और डायरेक्शन रिफ्रैक्शन में चेंज होता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि भाई जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे चेंज नहीं आता, लेकिन वेवलेंथ, स्पीड और डायरेक्शन उसका चेंज होता है। देख सकते हो आप किस डायरेक्शन पहले उस तरफ थी फिर इस तरफ हो गई, इसका स्पीड भी चेंज आता है और इसके
वेवलेंथ में भी चेंज आता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। फ्रीक्वेंसी सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करती है कि जिस सोर्स से ये रेज निकल रही हैं उस सोर्स के थ्रू आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। बाकी आप अगर आगे कोई सा भी मीडियम लगा दो तो फ्रीक्वेंसी उसकी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी सिर्फ कहां से चेंज होती है, सोर्स से चेंज होती है, जिस सोर्स से ये रेज निकल रही है। सही है। अच्छा, ये 4 चीजें हो गई। अब उसके बाद आता है हमारे पास an incident ray bends towards normal on entering into a denser medium and deviate away from the normal on entering into a rare medium। इंसिडेंट रे जो टकराने वाली रेज होती है, देखो भाई केयर ये रहे हैं कि भाई जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है जब ये एंटर करती है डेंसर मीडियम में। जब डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो ये किस तरफ डेविएट होती है, नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है, बेंड करती है नॉर्मल की तरफ। यानी डेविएट कह रहा हूं बार बार, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होती है जब ये रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, लेकिन डेविएट कर जाती है, दूर चली जाती है किससे, नॉर्मल से, जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर कर रही होती है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई। तीसरी चीज जो कंक्लूजन इसका निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जब हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ अगर हम साइन लगाते हैं, जब हमने देखा कि हम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ साइन लगाएं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ साइन लगाएं, तो जब इन दोनों का रेशियो जो हम निकालते हैं, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो हमने निकाला, रेशियो यानी इन दोनों को डिवाइड किया, तो ये हमेशा हमारे पास कांस्टेंट आ रहा था। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हम रख रहे थे उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आ रही थी। कांस्टेंट का मतलब ये, जैसे मान लो एक बार मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा ये 60 डिग्री और उस पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरे पास आ रहा था 30 डिग्री, तो इस पे जो वैल्यू आ रही थी मिसाल के तौर पे मान लो 2 आ रहा था, तो जब मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम किया, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दिया 50 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया 40 डिग्री। तो जब मैं एंगल बढ़ा दी, एंगल को मैंने चेंज कर दिया, फिर भी ये वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी, 2 ही आ रही थी। यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जब भी मैं रेशो ले रहा था एंगल को ऊपर नीचे करके, तो वो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, बार बार चेंज नहीं हो रही थी वो। सही है। तो ये फैक्टर इसका निकल के आ रहा था कि भाई द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स अस अ कांस्टेंट, हमें एक कांस्टेंट दे रहा था। इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दे दिया भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या है कि भाई जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ये इसका फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ जो है इसका वो क्या है कि भाई जो रेशो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि हमने यहाँ पे देखा, ये हमेशा हमें क्या देगा, एक कांस्टेंट देगा। इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। तो इसका अच्छा, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है कि भाई रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि भाई स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट लिखो, तो आप लोगों ने ये लिख देना है कि भाई द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन गिव्स अस अ कांस्टेंट, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। सही है। तो स्नेल्स लॉ के हवाले से भी आ सकता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हवाले से भी आ सकता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक और तरीके से भी बयान करते हैं कि भाई रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। सही है। तो C अपॉन V करके इसका फॉर्मूला आ जाता है। C क्या है कि भाई C जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो हमारे पास होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है। ये स्पीड ऑफ लाइट जो बाहर है, लेकिन जब लाइट जब अंदर गई, जो रे अंदर गया, तो उसकी वजह से उसकी स्पीड में चेंज आ गया। अब उस स्पीड को हम C नहीं कह रहे, अब उस स्पीड को हम क्या कह रहे हैं, V कह रहे हैं।
तो ये v वो वाली स्पीड है जो कि मीडियम के अंदर होती है, सही है। तो मीडियम के बाहर वाली स्पीड और मीडियम के अंदर वाली स्पीड, इन दोनों का अगर हम रेशो निकाले तो वो भी हमारे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही है। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कांस्टेंट टॉपिक था। अब जरा आगे बढ़ते हैं इसके। अच्छा भाई, तो आज का लेक्चर हम यही रखते हैं, यही तक रखते हैं। बाकी के टॉपिक को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अच्छा, और एक हम चीज मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि भाई जो हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर हैं होते हैं बुक के, तो वो मैं लेक्चर में साथ साथ नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए ये कर दूंगा कि मैं उसका एक पूरा पीडीएफ बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सही है। जैसे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं इसके क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ बना के डाल दूंगा, सही है, जो कि चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं। इसी तरीके से जो पिछला चैप्टर था उसके सारे वीडियोस के एंड में सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका पीडीएफ डाल दूंगा, उसके क्वेश्चन आंसर का। उससे पिछले में भी ऐसे ही कर दूंगा, सही है। तो क्वेश्चन आंसर आप वहां से डिस्क्रिप्शन से ले लेना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा तो ऐसे टाइम जाया होगा। लेकिन जो सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्वेश्चन आंसर में भी लगेंगे और इस और टॉपिक में भी लगेंगे, वो मैं वीडियोस में देता रहूंगा, सही है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। अल्लाह हाफिज।